प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम गुजरात के लोगों को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज और कल पीएम सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान पीएम वंदे भारत एक्सप्रेस और अहमदाबाद मेट्रो में भी सफर करेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वो गुजरात में पहली बार हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय ये दौरा है, जिसमें कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और साथ ही कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी गुजरात को देने वाले हैं। आज सूरत, भावनगर और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन गुजरात पर है। 2 दिन का उनका ये दौरा है। ऐसे में क्या कुछ उनका कार्यक्रम होने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं, सुबह 10:20 का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंचेंगे और उसके बाद 10:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूरत में रोड शो होना है। फिर 1:40 दोपहर का ये वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। दोपहर 2:30 बजे की हम बात करें तो यहां पर वो कई योजनाओं की सौगात प्रदेश को देंगे। साथ ही शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, जहां पर शाम 7 बजे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और रात 9 बजे नवरात्रि के समारोह में वो शिरकत करेंगे, क्योंकि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो आज गुजरात में अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान पीएम गुजरात को विकास की कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री गुजरात के अलग अलग जिलों में 2 दिन तक दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गुजरात को करीब 30,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अहमदाबाद में मेट्रो परियोजना के पहले चरण में का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। साथ ही गांधीनगर मुंबई सेंट्रल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। तो वहीं अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के पहले दिन यानी आज कई शहरों को विकास कार्यों की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री सूरत, भावनगर और अहमदाबाद में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले पीएम सूरत जाएंगे और 3,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री सूरत से सीधे भावनगर पहुंचेंगे और 5,200 करोड़ रुपए के विकास की सौगात वहां देंगे। वहीं शाम को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। गुजरात के 5 अलग अलग शहरों में राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर ट्विटर की तरफ से एक्शन लिया गया है। पीएफआई का ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया है। साथ ही पीएफआई अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट भी बैन किया गया है। तो पीएफआई पर भारत सरकार के एक्शन के बाद अब ट्विटर का एक्शन भी देखने को मिला है, जहां पीएफआई का जो ट्विटर हैंडल है उसे ट्विटर की तरफ से बैन कर दिया गया है। साथ ही पीएफआई अध्यक्ष का जो ट्विटर अकाउंट है उसे भी ट्विटर ने बैन कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई पर पहले कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से की गई, 5 साल का बैन लगाया गया और उसके बाद अब ट्विटर की तरफ से भी एक्शन देखने को मिला है। उधर पीएफआई पर 5 साल के बैन के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट दिखाई दी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिला पुलिस ने गोकुलपुरी फ्लाईओवर के आसपास एक मॉक ड्रिल कर व्यवस्था का जायजा लिया। मॉक ड्रिल की अगुवाई खुद जिले के डीसीपी संजय कुमार सेन करते दिखाई दिए। मॉक ड्रिल शुरू करने से पहले डीसीपी ने सभी पुलिस कर्मियों को संबोधित भी किया और मॉक ड्रिल के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताया। जैसे आप तो लख्मी हैं, बाकी हेलमेट वो पहने हुए लोग कितने हैं? मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस टीम को येलो, ऑरेंज और रेड 3 ग्रुप में बांटा गया। साथ ही हर टीम की हालात के हिसाब से एक्शन लेने की जिम्मेदारी भी तय की गई। पुलिस टीमें गोकुलपुरी फ्लाईओवर से लेकर रोड नंबर 66 मौजपुर की तरफ पैदल मार्च निकालकर इलाके में मार्च करती दिखी। मॉक ड्रिल एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का रेस्पॉन्स मैकेनिज्म को चेक करने का और इवॉल्व करने का एक प्रयास है।
मार्च में दिल्ली पुलिस के जवान हेलमेट के साथ सुरक्षा जैकेट पहने दिखाई दिए। साथ ही एम्बुलेंस, वज्र वाहन और वाटर कैनन भी मौके पर मौजूद रहा। ऐसे मॉक ड्रिल करके पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह का हंगामा अगर कोई करता है तो उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। खबर है कि रूस अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक सुखोई की ताकत में इजाफा करने जा रहा है। वो Su-57 विमानों को अपनी नई क्रूज मिसाइल से लैस करने की तैयारी में है, जो हाल ही में बनकर तैयार हुई है। दावा किया जा रहा है कि रूस में बनी ये X-69 क्रूज मिसाइल जंग का रुख बदलने की ताकत रखती है, जो कि स्टेल्थ तकनीक से बनी एक ताकतवर मिसाइल है। यानी ये दुश्मन के रडार सिस्टम को भी चकमा देने की काबिलियत रखती है। जानकारी के मुताबिक रूस अपने सबसे भरोसेमंद Su-57 फाइटर जेट को इस मिसाइल से लैस करने वाला है, जो खुद भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के टारगेट के बहुत करीब आने के बाद ही नजर आता है। और यही वजह है कि इसे रूस की अदृश्य शक्ति कहा जा रहा है। ये मिसाइल पिछले महीने मॉस्को में रूस के सालाना हथियार एक्सपो में लॉन्च की गई, जिसे हमले वाली जगह पर भयंकर तबाही मचाने के इरादे से डिजाइन किया गया। दावे के मुताबिक 770 किलो वजनी ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी तबाह कर सकती है, जो जीपीएस और सैटेलाइट के जरिए हमले से पहले ही अपने टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। इसके अलावा इसे बहुत कम ऊंचाई से भी दागा जा सकता है। इसकी मदद से दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यह आसानी से चकमा दे सकती है। X-69 क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट है। स्टेल्थ तकनीक से बनी ये मिसाइल हवा में गायब हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इसमें खास तरह के पंख लगे हैं, जो काफी देर तक मिसाइल को हवा में छिपा कर रखते हैं और टारगेट के करीब पहुंचने से पहले अपने आप ही खुल जाते हैं। यानी जब तक दुश्मन को इसकी भनक लगेगी, तब तक ये उसके ठिकाने को तबाह कर चुकी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इराक से, जहां ईरान के ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 58 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से यह हमला उत्तरी इराक के उस हिस्से पर किया गया जो ईरान विरोधी कुर्दिश गुट का ठिकाना बताया जाता है। यहाँ पर ड्रोन से यह अटैक किया गया, जिसमें 13 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। ईरान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किया गया है, 13 लोगों की इसमें जान चली गई है, जबकि 58 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये उस इलाके में हमला किया गया जो कि ईरान विरोधी कुर्दिश गुट का ठिकाना बताया जाता है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर यमुनोत्री हाईवे पर गिर गया और इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। सामने आए वीडियो में पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखे और देखते ही देखते अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। पहाड़ से आया मलबा इतना ज्यादा था कि वो अपनी चपेट में आई सड़क भी साथ में बहा ले गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों से उतरकर भागते दिखाई दिए, लेकिन वहां मौजूद एक आदमी ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। पहाड़ टूटने की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और वहां लंबा जाम लग गया, जिसमें हजारों की संख्या में यात्री फंस गए। हालांकि गनीमत रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन से पहाड़ के मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। उधर आर्थिक संकट से जूझ रहे क्यूबा में ताकतवर तूफान ने भीषण तबाही मचाई। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी क्यूबा के इलाकों पर पड़ा, जहां तूफान के उठने से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसकी कुछ तस्वीरें बाताबानों से भी सामने आईं, जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सड़कें पानी में डूब गईं। वहां जगह जगह इतना पानी भर गया कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि वहां सड़कें कहां हैं। लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच से निकलने को मजबूर हो गए। सड़कों पर पानी के बीच से निकलने के लिए कुछ लोग एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते दिखे, तो किसी ने अपने बच्चे को पानी से बचाने के लिए उसे अपने कंधों पर बैठा लिया। और इस पानी ने केवल सड़कों पर ही मुसीबत नहीं बढ़ाई, बल्कि कई लोगों के घरों के अंदर भी पानी का तांडव देखने को मिला, जिससे उनका दिन का चैन और रातों की नींद भी उड़ गई। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि मकानों में पानी घुसने से लोगों का भारी नुकसान हुआ। उनके घरों में फर्श दिखना तो जैसे बंद ही हो गया। इन हालात में सामान को पानी से बचाने की कोशिश की गई। लोगों ने कई चीजों को ऊंचाई पर रखकर पानी में खराब होने से बचाया। इस ताकतवर तूफान से क्यूबा की राजधानी हवाना भी नहीं बच पाई। वहां बड़े से बड़े पेड़ और सड़कों पर लगे साइन बोर्ड नीचे गिरे मिले, क्योंकि क्यूबा में 205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कुछ ही देर में तूफान की वजह से देश का पश्चिमी हिस्सा अंधेरे में डूब गया, जबकि प्योर्ता दे गोल्पे में तो तंबाकू और केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बरसात होने से फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया।
यही नहीं, शक्तिशाली तूफान के कारण वहां सड़कों पर जगह जगह भारी भरकम पेड़ गिर गए और लोगों के सिर से छत तक छिन गई। वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि हजारों लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एक दंपति अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जगह की ओर बढ़ता दिखा। पश्चिमी क्यूबा में तबाही मचाने के बाद तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा का रुख किया। वहां से भी उसके रौद्र रूप की कुछ तस्वीरें सामने आईं। नॉर्थ फेरी एयरपोर्ट पर तो तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि हवाई अड्डे पर खड़े प्लेन खिलौनों की तरह टूटे फूटे दिखे। इधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा मिलना जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा 3 महीने के लिए और बढ़ा दी। यानी गरीब परिवारों को इस महीने के बाद भी मुफ्त सरकारी राशन मिलता रहेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। मुंबई एयरपोर्ट से करीब 19 लाख का सोना जब्त किया गया। बताया गया कि इस सोने को चॉकलेट और टॉफी के पैकेटों में छिपाकर रखा गया था। आईसीसी की ताजा जारी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव ने एक पायदान की छलांग लगाई और वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए। राजस्थान में सियासी गर्मी के बीच अशोक गहलोत आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा था, जिसके बाद दोपहर 12 बजे मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। वहीं राजस्थान में मचे विवाद के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह आज सुबह कांग्रेस चुनाव कार्यालय से नामांकन पत्र लेंगे। ऐसी संभावना है कि दिग्विजय सिंह 30 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर देंगे। तो दोपहर 12 बजे सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच मुलाकात होनी है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह आज नामांकन पत्र लेंगे। अध्यक्ष पद का चुनाव वो भी लड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मची सियासी खींचतान को छत्तीसगढ़ के मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रही, अफसोसजनक रही और जिस तरह से कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने अनुशासन के दायरे को पार करके अनुशासनहीनता को अपना के उन्होंने पहल की, ये उचित नहीं था। जब हाई कमांड ने ऑब्जर्वर भेजे हैं और ऑब्जर्वर ने एक राय करके एक जगह सुनिश्चित की है कि वहाँ पर आइए, वहाँ पर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो सबको जाना चाहिए था। आप ऑब्जर्वर आ रहे हैं, हाई कमांड के दूत हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको आप बाइकआउट कर रहे हो, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्वाड देशों की नौसेनाएं अभ्यास करने वाली हैं। इस सैन्य अभ्यास को चीन और रूस की जोड़ी के खिलाफ अमेरिका का जवाब माना जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल होगी। जानकारी के मुताबिक जापान के योकोसुका में क्वाड देशों का ये युद्धाभ्यास 8 से 19 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर नौसेनाएं शामिल होंगी। और इसके लिए खास तौर पर योकोसुका तट को इसलिए चुना गया क्योंकि ये अमेरिकी नौसेना का अड्डा है। साथ ही अमेरिका के महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन का होम पोर्ट भी है। जानकारी के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट, एंटी सबमरीन युद्धपोत और बोइंग PHI एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। वहां जवानों को समंदर में दुश्मन से निपटने और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंद महासागर के इलाके में चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे सबक सिखाने के इरादे से भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट की ताकत को इस ड्रिल के जरिए आजमाएगी। इसी वजह से सैन्य अभ्यास में खास तौर पर एंटी सबमरीन ड्रिल की जाएगी ताकि क्वाड देशों की नौसेनाओं की ताकत में इजाफा हो सके। और ये बड़ी खबर ओडिशा के बालासोर से है, जहां झींगा मछली प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। इस गैस की चपेट में आने की वजह से 28 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गैस के संपर्क में आए लोगों को गले, नाक और सांस की नली में जलन की शिकायत महसूस हो रही है। प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। इस वक्त तमाम मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मछली प्लांट में ये रिसाव हुआ था, जिसके बाद से
कई लोगों को शिकायत हो रही है, गले, नाक और सांस की नली में जलन की शिकायत मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के पालघर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लड़की को वहां पर दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पालघर से ये बड़ी और सनसनीखेज खबर है, जिसमें एक लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी गई और इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए सड़क पर चलती हुई लड़की और पीछे से आकर उसे गोली मार दी जाती है, तुरंत वो नीचे गिर पड़ती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस शख्स को भी जिसने हमला किया। महाराष्ट्र के पालघर से ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, और तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोली मारकर वो जो शख्स है वो फरार हो गया। इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए, जिससे पहले एक आतंकी और आर्मी जवान के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत का वीडियो सामने आया है। वीडियो कॉल पर आतंकी आर्मी के जवान से बात करता दिखा, उसे सरेंडर करने की बात की, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। लेकिन मारे जाने से पहले आतंकी ने कश्मीर में आर्मी के कामों की जमकर सराहना की। मैं बोल रहा हूँ कसम से, मतलब जितनी आर्मी ने हमने सपोर्ट, मतलब कश्मीर को सपोर्ट करता है, आर्मी को बहुत सपोर्ट करता है कश्मीर। बिल्कुल दोस्तों, यार मैं आर्मी से ही हूँ यार, तो मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि सरेंडर कर दे फिर। सर मुझे मैंने बोला, मतलब मैं मौत की करीब हूँ, ठीक है, 2 या 3 शॉट लगा हुआ है मेरे को, बस ज्यादा और कितना, एक मैक्स भी आप खाली करोगे मेरे ऊपर बस, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग बहुत होती है, ठीक है सर। अरे दोस्त नहीं करेंगे ना। कुलगाम में मंगलवार को सेना ने 2 आतंकियों को घेर लिया था। इसके बाद आर्मी ऑफिसर ने आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की। दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बात भी हुई, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। इधर यूपी के जालौन में सरकारी जमीन पर बनाए गए गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोप है कि भूमाफिया ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर आलीशान गेस्ट हाउस अवैध तरीके से खड़ा कर दिया, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। सबसे पहले बुलडोजर से गेस्ट हाउस के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया, फिर एक एक कर गेस्ट हाउस के सभी कमरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह गेस्ट हाउस के आसपास लगाए गए टिन शेड भी गिरा दिए गए। इस दौरान कोई हंगामा न हो, इसलिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। बताया गया कि नोटिस देने के बाद भी भूमाफिया ने पीडब्ल्यूडी की जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। 5 वर्ष पूर्व का कब्जा है और ये उनको कई बार नोटिस भी दी गई है। जिस सरकारी जमीन से प्रशासन ने कब्जा हटाया, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। इधर नए सीडीएस की नियुक्ति हो गई। सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद यह पद खाली था। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के 3 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक ने इसकी मंजूरी दे दी। इसके तहत नई दिल्ली, मुंबई के सीएसटी और अहमदाबाद स्टेशन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी के बस्ती जिले में मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों पर एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण कोरिया की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। 16 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण करने की ये बड़ी जानकारी, क्योंकि दक्षिण कोरिया की तरफ से ये दावा किया गया है। दावा ये किया गया है कि उत्तर कोरिया 16 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच ये परमाणु परीक्षण कर सकता है। तो देश और दुनिया के लिए ये बड़ी खबर है इस वक्त की दक्षिण कोरिया की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। दक्षिण कोरिया ने अपने दावे में ये कहा है कि 16 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिण कोरिया की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है उत्तर कोरिया को लेकर। कहा यह गया है कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर सकता है और तारीख भी बताई गई है इस दावे में। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आ रही है, जहां मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। मारे गए जैश के दोनों आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। हथियारों में पुलिस ने 2 AK-47 राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड, मैगजीन्स बरामद की है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, जिनके पास से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसका वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराती नजर आई। वीडियो में दिखा कि तेजी से एक कार पहले तो डिवाइडर से टकराई, फिर 3 से 4 बार पलटती चली गई और कार से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग कार में सवार आदमी की मदद के लिए पहुंचे और उसे निकालने की कोशिश करने लगे। इस हादसे में कार के परखचे उड़ गए, उसकी छत पूरी तरह पिचक गई और खिड़कियों के साथ दरवाजे भी टूट गए। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था और रफ्तार ज्यादा होने से उसका कार पर काबू नहीं रहा, जिसकी वजह से गाड़ी सीधा डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। उधर मुंबई से सटे पालघर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। फैक्ट्री में आग लगने से पहले जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद चारों तरफ धुआं छा गया। फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां 50 कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी फैक्ट्री में हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर फट गया और धमाके के साथ आग फैल गई। विस्फोट की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाती दिखी, तो वहीं आग के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन की टीम के साथ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपने साथियों को बचाते दिखे। गैंगस्टर संदीप बिश्नोई हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड समेत साजिश में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत 19 सितंबर को राजस्थान में नागौर कोर्ट के बाहर संदीप बिश्नोई को गोलियों से भून दिया था। इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकले संदीप बिश्नोई पर कुछ हथियारबंद बदमाश हमला करते दिखाई दिए थे। एक ने उसके सिर में गोली दागी थी तो दूसरे बदमाश ने उसके गिरने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। उस वक्त बम्बिहा गैंग ने संदीप बिश्नोई को लॉरेंस गैंग का करीबी बताते हुए उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी और इसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बदले की शुरुआत बताया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि संदीप बिश्नोई की हत्या करके बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस गैंग को खुली चुनौती दे दी और उसके निशाने पर लॉरेंस गैंग को कोई छोटा गुर्गा नहीं बल्कि मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग करने वाला गोल्डी बराड़ है। मतलब यह कि पंजाब में खतरनाक गैंग वॉर छिड़ने का खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ ने ही कनाडा में बैठकर मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया के जरिए संदीप बिश्नोई हत्याकांड पर बम्बिहा गैंग के दावों को बेबुनियाद बता दिया था और फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि बदला लेने में जोर लगता है, बदला फेसबुक पोस्ट से पूरा नहीं होता। साथ ही गोल्डी बराड़ ने यह दावा भी किया था कि संदीप बिश्नोई की हत्या करीब 10 साल पुरानी रंजिश की वजह से हुई थी। और अब इस हत्याकांड में पुलिस ने जो पर्दाफाश किया वो भी लॉरेंस गैंग के दावों को सही ठहराता दिखा, क्योंकि पुलिस ने जिस मास्टरमाइंड सुनील पंडित को गिरफ्तार किया, कहा जा रहा है कि उसकी संदीप बिश्नोई से दुश्मनी काफी पुरानी थी। पुलिस के मुताबिक साल 2009 में संदीप बिश्नोई गैंग ने सुनील पंडित के बहनोई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसने संदीप बिश्नोई को ठिकाने लगाने की कसम खाई थी और इसके लिए उसने 2013 में उस दीप्ति यादव गैंग से हाथ मिला लिया था जो संदीप बिश्नोई का जानी दुश्मन था। कहा जा रहा है कि यह गैंग लंबे वक्त से संदीप बिश्नोई की रैकी में जुटा था और उसे पता चल चुका था कि 19 सितंबर को संदीप पेशी के लिए नागौर कोर्ट पहुंचेगा, जिसे पेशी से लौटते वक्त भाड़े पर बुलाए गए शूटरों ने गोलियों से भून दिया। नागौर फायरिंग का प्लानर है, उसको हमने हिरासत में ले लिया। गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 शूटरों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी। उधर मुंबई में एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस कल्याण से नवी मुंबई जा रही थी, उसी वक्त बस में आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। आग लगने का जो वीडियो आया है वो हैरान करने वाला है। आग पूरी बस में फैल गई, जिसके बाद बस से धुआं निकलने लगा। हालांकि पहले तो आसपास के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की। लोग बाल्टी में पानी भर भर कर बस में फेंकते दिखे ताकि आग को बुझाया जा सके, लेकिन आग बढ़ती ही गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के बाद देश के अलग अलग शहरों में पुलिस का एक्शन जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे में जिला प्रशासन ने पीएफआई के ऑफिस पर पहुंचकर पोस्टर को हटाया, तो वहीं असम के करीमगंज में पुलिस ने पीएफआई ऑफिस को सील कर दिया है। अलग अलग राज्यों में एक्शन जारी है पीएफआई के खिलाफ। पीएफआई जिस पर 5 साल का बैन भारत सरकार ने लगाया है। महाराष्ट्र से खबर आपको बता दें, जहां पर पीएफआई का पोस्टर हटाया गया। ठाणे से पीएफआई का पोस्टर हटाने की तस्वीरें भी सामने आई है, तो दूसरी तरफ असम से जो तस्वीर सामने आई वहां पर पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई पर एक्शन लगातार जारी है और देश के अलग अलग शहरों से ये तस्वीर सामने आ रही है। पीएफआई पर बैन के बाद लगातार एक्शन दिखाई दे रहा है, जहां कहीं पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं तो कहीं जो दफ्तर है उनको सील करने का काम किया जा रहा है। इधर सुरक्षा बल ने फिर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान सीमा के पास एक पैकेट से कुछ हथियार मिले। बताया गया कि ड्रोन के जरिए सीमा पार से ये हथियार भिजवाए गए थे। बाद में सुरक्षा बल ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विस्फोटक के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। कुलगाम में सुरक्षा बल ने एक दिन पहले मारे गए 2 आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। इधर झारखंड के धनबाद में बच्चा चोरी के आरोप में एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस संदिग्ध को थाने में ले जाकर पूछताछ कर रही है। मामला जोगता थाना क्षेत्र के 22-12 का है, जहां ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के आरोप में संदिग्ध को पकड़ लिया, जिसकी सूचना मिलते ही जोगता थाना की पुलिस ने पहुंचकर संदिग्ध को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध शख्स को घूमता देख लोगों ने उसे पकड़ा। लोगों का आरोप है कि बच्चा चोरी करने के मकसद से संदिग्ध गांव में आया था। बच्चा चोर गैंग के 3 सदस्य इस इलाके में देखे गए, जिनमें एक शख्स तो पकड़ा गया, लेकिन 2 लोग फरार हो गए। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने संदिग्ध को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस संदिग्ध को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले आई। गिरफ्तार संदिग्ध से पुलिस पूछताछ कर रही है। लॉरेंस गैंग के दुश्मन बम्बिहा गैंग की नई धमकी से एक बार फिर पंजाब में भीषण गैंग वॉर छिड़ने की आशंका बढ़ गई। इस बार बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस के दोस्त और मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में शामिल जग्गू भगवानपुरिया को निशाने पर लिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि पंजाब में खतरनाक गैंग वॉर छिड़ सकती है, क्योंकि ये पहली बार है जब बम्बिहा गैंग ने पंजाब में कबड्डी के खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी है। बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त जग्गू भगवानपुरिया पर कबड्डी के जरिए अपनी काली कमाई को सफेद करने का आरोप लगाया और एक फेसबुक पोस्ट के जरिए पंजाब के खिलाड़ियों को उसके कहने पर कबड्डी का मैच न खेलने की चेतावनी दे दी। बम्बिहा गैंग ने यह साफ कर दिया कि जग्गू भगवानपुरिया के कहने पर मैच खेलने वाला खिलाड़ी अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। और कहा जा रहा है कि बम्बिहा गैंग की इस धमकी ने पंजाब पुलिस की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि यह गैंग इससे पहले भी जग्गू भगवानपुरिया का करीबी होने का शक में पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों को निशाने पर ले चुका है। और इसी साल 15 मार्च को इन दोनों गैंग की लड़ाई में पंजाब के जलंधर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उनकी हत्या उस वक्त की गई थी जब वो एक कबड्डी टूर्नामेंट से लौट रहे थे। इस हत्याकांड का जो वीडियो सामने आया था उसमें मैदान से बाहर सड़क पर खड़ा एक हमलावर उन पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता दिखा था, जिसके बाद बम्बिहा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और हत्याकांड के अगले ही दिन उसने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए संदीप नंगल को जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के साथ मिला हुआ बताया था। इसीलिए पंजाब पुलिस बम्बिहा गैंग की नई धमकी को हल्के में लेती नहीं दिख रही, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बम्बिहा गैंग बुरी तरह बौखलाया हुआ है। कहा जाता है कि वो तभी से लॉरेंस गैंग के करीबियों को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए बम्बिहा गैंग ने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को धमकाया था। माना जा रहा है कि उसकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग करने वाले गोल्डी बराड़ का नाम है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया भी उसके निशाने पर हैं। लेकिन बम्बिहा गैंग के लिए ना तो विदेश में छिपे गोल्डी बराड़ को निशाना बनाना आसान है और न ही पंजाब की जेलों में बंद लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को। इसीलिए उसने फिलहाल लॉरेंस गैंग का साथ देने वाले लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है। इधर हरियाणा के सोनीपत में मंचलों पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने शहर में मोटरसाइकिल से हुड़दंग मचाने वाले 2 मंचलों को पकड़ा है, जिसके बाद पकड़े गए दोनों मंचलों को पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ की। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि गोहाना गर्ल्स कॉलेज के पास कुछ लड़के मोटरसाइकिल से हुड़दंग और स्टंटबाजी करते हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 मंचलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं इनके और साथी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने जब दोनों मंचलों को पकड़ा तो उसे देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 4 जने रहे, 2 जने भाग गए और 2 जने ठहर 2 भाग गए। हाँ 2 भाग गए। वो तो थाने ले जाएंगे। हाँ थाने ले जाऊँ। पुलिस दोनों गिरफ्तार मंचलों को लेकर थाने चली गई। बताया जा रहा है कि गोहाना शहर में 5 पुलिस राइडर की तैनाती की गई है, जिसके बाद शहर में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है।
बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम गुजरात के लोगों को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें कि आज और कल पीएम सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के चरण 1 का उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर जो ये खास तैयारियां आप देख रहे हैं वो है यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सांस्कृतिक नृत्य कर रही है, यानी गरबा कर रही है। वो गरबा जिसकी पूरे देश में धूम है, वो गरबा की पहचान इसी सूरत से है और इसी गुजरात से है। तो फिलहाल ये गरबा की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो 2 दिनों का है उसमें आज रात को पहुंचेंगे गरबा नृत्य करने भी, यानी गरबा के माहौल में देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वहाँ वो आरती भी करेंगे। लेकिन ये जो मैं शुरुआती झलकियाँ आपको दिखा रही हूँ, उन झलकियों के मायने ये है कि इन झलकियों के जरिए आप महसूस कर सकते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं इनके बीच, तो ये कितने उत्साहित है, कितने खुश हैं। और ये वो महिलाएं हैं, वो सूरत की रहने वाली वो महिलाएं हैं जिन्होंने जिनके चेहरे पर आप खुशी महसूस कर सकते हैं कि वो उनके लिए दोगुनी खुशी इस बात की है कि एक तो नवरात्र का मौका, एक तो गरबा का माहौल, और जब प्रधानमंत्री के बीच में होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकी खुशी और दुनिया थर्रा गई थी, क्योंकि जब यूएसएस जुम्वॉल्ट से मिसाइलें दागी गईं तो उनकी आवाज से शांत समंदर में हलचल मच गई थी। और अब तो अमेरिका इस शिप पर लंबी दूरी तक निशाना साधने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड करने की तैयारी में है, जिसके बाद इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका अपने यूएसएस जुम्वॉल्ट को लगातार अपग्रेड कर रहा है। फिलहाल इसमें क्रूज मिसाइलें और कई हथियार लोड हैं और 2025 में वो इस पर हाइपरसोनिक मिसाइल और 2028 में परमाणु हथियार लोड करने वाला है। ये वॉरशिप 610 फीट लंबी और 16,000 मेट्रिक टन भारी है। लेकिन स्टेल्थ तकनीक की वजह से जेड शेप वाला ये जंगी जहाज चीन की नेवी की नजरों से बच सकता है। मतलब अमेरिका ने जापान को मदद के बहाने प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में अपना एक ऐसा हथियार भेजा है जिसके बारे में सुनकर चीन की घिग्गी बन जाएगी। ताइवान के मुद्दे पर वो जिस तरह से अमेरिका से उलझा हुआ है, उसके बाद तो उसका हर कदम चीन के लिए मुसीबत जैसा है। इस बीच रूस से शुरू होकर यूरोप तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन में धमाके से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। पता चला है कि पाइपलाइन पर हमला होने से पहले ही इसकी खबर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को लग गई थी। CIA ने यह जानकारी जर्मनी की खुफिया एजेंसी को भी दी थी। लेकिन पहले से जानकारी होने के बावजूद पाइपलाइन की सुरक्षा नहीं की जा सकी। जर्मनी के कुछ अखबारों ने इस पर दावा किया है कि वहां की एजेंसियों को पहले से ऐसा होने की आशंका थी। उन्हें लग रहा था कि गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसी सूचना उन्हें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दी थी। लेकिन हमले के पीछे कौन होगा, हमले का मकसद क्या होगा और हमला कितना बड़ा होगा, इस बारे में खबर किसी को नहीं थी। लेकिन इतना तो साफ है कि अमेरिका और जर्मनी दोनों ये मानकर चल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। इतना ही नहीं, जर्मनी को जो अलर्ट भेजा गया था उसमें किसी और पाइपलाइन का जिक्र भी नहीं था। यह अलर्ट बिल्कुल सटीक था, सिर्फ नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के लिए। ये दोनों गैस पाइपलाइन रूस से सीधा जर्मनी पहुंचती हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 से तो कुछ महीने पहले तक गैस जर्मनी तक पहुंच रही थी, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से तो कभी गैस की सप्लाई नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी दोनों पाइपलाइन में धमाके हुए। हैरानी की बात यह कि जर्मनी से पहले यह खबर डेनमार्क को पता चली। बाल्टिक सागर में डेनमार्क के एक टापू के पास गैस पाइपलाइन के लीक होने की खबर आई थी और जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि समुद्र में तेज प्रेशर के साथ गैस लीक हो रही है। उस वक्त यह पता नहीं चल पाया था कि यह कोई धमाका है या सिर्फ पाइपलाइन से गैस लीक होने का मामला है। लेकिन मामले की जांच शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में एक धमाका हो गया। जब उसी तरह की गैस लीक होने लगी तब समझने में देर नहीं लगी कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर भी इसी तरह का धमाका किया गया था। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। दोनों पाइपलाइन रूस से सीधा जर्मनी पहुंचती हैं। बाल्टिक सागर में दोनों का रूट नक्शे पर ऐसा दिखता है जैसे एक साथ 2 लकीरें खींची गई हों। जहां से गैस लीक हुई उसके आसपास का समुद्र का करीब 5 किलोमीटर का हिस्सा सील कर दिया गया। वहां समुद्र में रहने वाले जीवों और मछलियों की जान पर संकट था, लेकिन मछलियों की सेहत से ज्यादा खतरा यूरोप की अर्थव्यवस्था की सेहत पर बन गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह CIA के अलर्ट को माना जा रहा है। लोगों के लिए यह भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि CIA को पाइपलाइन पर हमले की आशंका पहले से थी। जर्मनी की खुफिया एजेंसी को भेजा गया अमेरिका का यही अलर्ट शक की वजह बन रहा है, क्योंकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर धमाके होने से महीनों पहले अमेरिका को कैसे लगने लगा कि पाइपलाइन में ब्लास्ट हो सकता है।
अगर रूस का मकसद पाइपलाइन को तबाह करना था तो वो जंग के फौरन बाद भी कर सकता था। फिर उसने इतने महीने तक इंतजार क्यों किया? सबसे बड़ी बात यह कि जब गैस पाइपलाइन से सप्लाई बंद थी तो धमाके की वजह आखिर क्या हो सकती है? इसीलिए यूरोप में चर्चा ये भी है कि ये पाइपलाइन में धमाका एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, एक ऐसी साजिश जिसका सीधा शक अमेरिका पर जा रहा है। अमेरिका के पास मकसद भी है और शक करने की वजह भी है। मकसद साफ है कि भविष्य में नॉर्ड स्ट्रीम 2 के शुरू होने की हर संभावना को खत्म कर दिया जाए, और शक करने की वजह है धमाके की खबर पहले से अमेरिका के पास होना। अमेरिका 2015 के बाद से ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 का खुलकर विरोध कर रहा था। उसने कई बार जर्मनी से इस प्रोजेक्ट से दूर रहने की भी अपील की थी, लेकिन पुतिन का रास्ता रोकने में अमेरिका नाकाम रहा था और नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनकर तैयार हो गई। तो अमेरिका को रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी देने के बाद तुर्की ने यूरोप के यूरोफाइटर टाइप बड़ी खबर महाराष्ट्र के पालघर से सामने आ रही है। पालघर से बड़ी खबर है, जहां पर एक लड़की को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें उस शख्स को भी देखा जा सकता है जिसने गोली मारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर से। ये बड़ी खबर, यही वो शख्स है जिसने गोली मारी लड़की को और फरार हो गया वहां से। ये बड़ी खबर है और इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। आज तक से निकले हम मीलों आगे, तो जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी हमसे पीछे। प्राइम टाइम में नंबर 1, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, न्यूज़ 18 इंडिया।